हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लेक्चर की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक टर्म्स होती हैं, सबसे पहले तो इस पेपर के अंदर जो 3 टर्म्स हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका मीनिंग जान लिया है। एथिक्स कैसे अलग है मोरालिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ के, इसके बीच में हमने डिफरेंसेस को जान लिया था एथिक्स की टर्म को समझकर, और मोरालिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ की टर्म्स को समझकर। वैल्यूज़ क्या होती हैं और मॉरल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने डिफरेंसेस को जाना था। उसके बाद हमने कुछ एथिकल डायलेमास की बात करी थी, जहाँ पर इंसान कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसकर कंफ्यूज हो सकता है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने हिटलर के रिजीम के कार्यकाल में, हिटलर का जब कार्यकाल चल रहा था, उसका जब रिजीम चल रहा था, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड हमने एक केस स्टडी डिस्कस करी थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग, है ना। और हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसी टेक्स्ट के अंदर ये जो कुछ सवाल हमसे पूछे हुए थे, जो कि हमें एथिकल डायलेमास को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक हमने इसको अच्छी तरीके से जान लिया है। अब आज के लेक्चर में दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस, जो कि आपके पास एक रिटन टेक्स्ट के लिए अवेलेबल होगा, और जहाँ से आप अपनी जीएस पेपर 4 का जो टॉपिक नंबर 1 है सिलेबस का, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसकी तैयारी को आप शुरू कर सकते हो। अभी तक तो सिर्फ मैंने बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवा रखा है। प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक भी मैंने आपको पढ़ाया, तो एक आपकी जीएस पेपर 4 को लेकर एक आपकी जर्नी जो है वो किक स्टार्ट करने के लिए उतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। धीरे धीरे करके आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्डअप होती चली जाएगी जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे मेरे साथ। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है समझने के लिए, डैट इज व्हाट इज एथिक्स। अब एथिक्स के बारे में वैसे तो हम थोड़ा बहुत जान ही चुके हैं कि एथिक्स कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो कि मोरालिटी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, रिगार्डिंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इनजस्टिस। तो यानी कि एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये जान लिया था कि एथिक्स कहीं ना कहीं मोरालिटी या मॉरल वैल्यू से ही लिंक्ड है, लेकिन मोरालिटी एक छोटी चीज़ होती है बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। इट चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। जैसे जैसे इंसान की परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, या फिर आप एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जाते हो, तो उसकी मोरालिटी, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हो सकता है वो भी चेंज हो जाएं, लेकिन एथिक्स जो हैं वो हर परिस्थिति के अंदर सारे लोगों के लिए हमेशा सेम रहते हैं। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर देखो, हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये टॉपिक पहले दे रखा है कि व्हाट इज़ एथिक्स, लेकिन आज के लेक्चर में हम इस वाले पैराग्राफ को पहले इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एथिक्स को जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये चीज़ बन जाती है, जिसके बारे में आज हमारी डिस्कशन होने वाली है, कि व्हाट इज़ नॉट एथिक्स। एथिक्स क्या है वो तो हम जान ही लेंगे, वो तो हमें काफ़ी हद तक अब थोड़ा बहुत एक आइडिया लग भी चुका है कि ये यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एथिक्स क्या नहीं है, क्या चीज़ें नहीं आती हैं एथिक्स के दायरे के अंदर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जर्नली जो, मतलब भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यूपीएससी या फिर किसी एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो जब एथिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि एथिक्स एंड मोरालिटी एक जैसी चीज़ें हैं। अब जर्नल लेमैन लैंग्वेज के अंदर ये कहना कि एथिक्स एक मोरालिटी के ऊपर ही बेस्ड चीज़ें होती हैं, अबाउट गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर, जस्टिस या फिर इनजस्टिस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सही और गलत के पहलुओं में फंसी हुई हो। लेकिन हमें एथिक्स को पढ़ते हुए 3 एरियाज में दोस्तों कन्फ्यूजन आ सकती है, जिसको हम ये मान सकते हैं कि ये चीज़ अगर हमारे सामने है तो ये शायद से एथिकल होगी, या फिर ये जो सब्जेक्ट है या फिर ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली, कोई भी एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी केस स्टडी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक कोई भी ऐसी सोसाइटल थिंग अगर आपके सामने आए, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर आपका मन आपको ये कह सकता है कि अच्छा, ये चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली ये चीज़ 100%
ब्लाइंडली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि ये चीज़ तो एथिकल होगी ही होगी। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से हम 3 भ्रम को निकालते हैं, जो कि हो सकता है हम जिन चीज़ों को एथिक्स माने लेकिन वो एथिक्स ना हो। नंबर 1, एथिक्स रिलीजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइटर यहां पर हमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि एथिक्स जो है इट इज नॉट रिलीजन, या फिर एथिक्स हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। ये लिंक्ड तो है आपस में, लेकिन फिर भी धर्म के दायरे के अंदर आपको एथिक्स को चेकआउट नहीं करना है। अब कहने का ये मतलब क्या है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रिलीजियस नहीं होते हैं। वो हो सकता है अथीस्ट हो, उनका विश्वास ही ना हो भगवान या गॉड जैसे कंसेप्ट के प्रति, उनका मन ही ना करता हो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी बुद्धिस्ट या जैना मोनेस्ट्री जाने का, या जिस भी धर्म की वो पूजा करते हैं उनके घर वाले जो कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि पूरी फैमिली जो है वो रिलीजियस हो, लेकिन उसी फैमिली से एक इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल भी रिलीजियस ना हो या कम रिलीजियस हो, या फिर उसका किसी भी तरीके का कोई विश्वास ही ना हो भगवान जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, या धर्म, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जैसे रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस श्राइन्स के अंदर जाकर कुछ रिचुअल्स प्रेजेंट कर कर, कुछ रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो कर कर धर्म के दायरे के अंदर कुछ कर्तव्य अपने निभाने के लिए उसका परिवार अगर उसको बोले भी उस इंडिविजुअल को, तो हो सकता है उस इंडिविजुअल का इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना हो, क्योंकि उसका मन हो सकता है गवाही ना दे रहा हो। इट इज़ टोटली ओके, क्योंकि वैसे भी एथीस्ट होना, या फिर अगर आप किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हो और आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, या फिर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, किसी एक धार्मिक स्थान पर नहीं भी जाते हो, आप एक हिंदू परिवार के अंदर पैदा हुए, आपकी आदत नहीं है मंदिर जाने की, आपका पूरा परिवार जाता है। आप एक मुस्लिम परिवार के अंदर पैदा हुए, आपका पूरा परिवार जो है वो जुम्मे की नमाज़ करता है, रोज़ 5 टाइम की नमाज़ करता है, लेकिन आपका इन सब कामों में मन ही नहीं लगता है। इट इज़ टोटली ओके, क्योंकि वैसे भी हमारे संविधान के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 25 to 28 है, वो हर एक पर्सन को ग्रांट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलती है जो कि अथीस्ट है, ठीक है, जिनका धर्म वगैरह के मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या हम ये मान लें, देखो सुनकर तो एक लेमैन को, किसी भी आम व्यक्ति को ऐसा लग सकता है अगर वो एथिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, कि अगर कोई पर्सन का यकीन ही नहीं है अपने धर्म के अंदर या धर्म के सिद्धांतों के ऊपर, वो पर्सन कभी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, रिलीजियस श्राइन्स कभी जाता ही नहीं है, कोई भी रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार वगैरह के अंदर पूजा पाठ के नियमों को मानता ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो एथिकल ना हो। लेकिन ये चीज़ कहना सरासर गलत है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर। उनको ऐसा माना गया है डैट दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। पर्सन टू पर्सन अगर हम बात करें, या फिर पर्सन टू पर्सन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में एक पर्सन के एथिक्स को चेक करें, तो जो चीज़ पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन टू सिचुएशन बदल सकती है, वो हो सकता है कि पर्सन की मोरालिटी या फिर उस पर्सन की जो मॉरल वैल्यूज़ हों वो बदल सकती है, वो डगमगा सकती हैं, वो चेंज हो सकती है। एक पर्सन के लिए जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हो सकता है किसी और पर्सन के लिए ना हो, क्योंकि मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव इन नेचर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की, जो कि इनिशियली हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते या दिमाग के अंदर आपके बेसिकली एक कन्फ्यूजन पैदा करते, और चीज़ें आपकी शुरू में ही एथिक्स को स्टार्ट करने के साथ ही बिगड़ जाती, क्योंकि दिस पेपर इज़ अबाउट केस स्टडीज़ ऑल्सो,
लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी थ्योरीज भी जाननी पड़ेंगी, और केस स्टडीज़ के अंदर जो आप एथिकल डायलेमास या एथिकल वैल्यूज़ के बारे में लिखोगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कब आपको वर्ड मोरालिटी यूज़ करना है, कब आपको वर्ड वैल्यूज़ यूज़ करना है, कब आपको मॉरल वैल्यूज़ टर्म यूज़ करना है, कब आपको एथिक्स टर्म यूज़ करना है अपने आंसर्स के अंदर। तो बड़े सारे जो लोग हैं, राइटर हमें ये बता रहे कि वो हो सकता है रिलीजियस ना हो, लेकिन एथिक्स तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, दुनिया के हर एक इंसान के लिए, दुनिया के हर एक कोने के अंदर, हर एक गली मोहल्ले के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर एथिक्स जो हैं वो एथिक्स ही रहेंगे। वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेंगे। ठीक है। अब बड़े सारे धर्म जो हैं वो हमेशा उनके जो धार्मिक सिद्धांत हैं, जो उनकी धार्मिक किताब है, हमेशा उनके अंदर एक चीज़ को एडवोकेट करा जाता है। एडवोकेट का यहाँ पर ये मतलब है कि एक चीज़ को प्रमोट करा जाता है कि सभी धर्म और सारे धर्म से जुड़े हुए जो महान महान धर्म ग्रंथ हैं वो हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। वो हमेशा हर एक धर्म का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रंथों को, इंपॉर्टेंट किताबों को, इंपॉर्टेंट रिलीजियस टीचिंग्स को जो सीख रहा हो, उसको हमेशा ये सिखाया ज़रूर जाएगा कि आपको ये हाई एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो फॉलो करने हैं। लेकिन बहुत बार राइटर हमें ये भी बता रहे हैं कि जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, धर्म से रिलेटेड बहुत सारा जो ज्ञान होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह की जो प्रॉब्लम्स जो हम रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में जो फेस करते हैं, उन सबको वो सारे धर्म से जुड़ी हुई बातें, धर्म से जुड़े हुए सिद्धांत, धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज और परंपरा, वो उसको एड्रेस कर सकें। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोफेसर थे जो कि एक एक्सपर्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर एम.वी. नतकर्णी। ये इस चीज़ को एलैबोरेट करते हुए, किस चीज़ को, कि एथिक्स इज़ नॉट रिलीजन। एथिक्स जो है वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, आपको एथिक्स को एक सेपरेट वैल्यू की तरह देखना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोफेसर एम.वी. नतकर्णी ये बताते हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एथिक्स जो हैं वो लाइमलाइट में किसी एक सिचुएशन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं विदाउट रिलीजन। धर्म अगर जहाँ नहीं भी हो तब भी एक इंडिविजुअल जो है वो एथिक्स को फॉलो करता हुआ दिख सकता है। एक इंडिविजुअल, कोई भी लड़का या लड़की अगर रिलीजियस श्राइन्स के अंदर जाना पसंद नहीं करते हैं, पूजा पाठ करना पसंद नहीं करते हैं, नमाज करना पसंद नहीं करते हैं, गुरुद्वारे जाना पसंद नहीं करते हैं, धर्म से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा इंडिविजुअल एथीस्ट होने के बावजूद भी एथिक्स को दिखाए। वो धर्म को नहीं दिखा रहा है, अपने अंदर धार्मिक वैल्यूज़ को नहीं दिखा रहा है, लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड्स को हो सकता है ऐसा पर्सन शो करे विदाउट बीइंग रिलीजियस। बट प्रोफेसर एम.वी. नतकर्णी ये भी कहते हैं कि जहाँ पर बात धर्म की आ जाती है, तो जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करा, हर धर्म की जो किताबें हैं, जो हर धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो लोगों को एक बेटर ह्यूमन बनाने की बात करता है। हर धर्म से जुड़ी हुई जो कोर एस्पेक्ट्स हैं, देखो सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे विचार जो फैलते हैं कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो उससे तुम्हारा जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो वाहिगुरु हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो गौतम बुद्धा हैं, जो वर्धमान महावीरा हैं, वो तुम्हारे ऐसे किसी एक धर्म के इस पाथ पर चलने से वो खुश होंगे या फिर तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। सोसाइटी में 100 तरह की बातें हैं, लेकिन अगर आप खुद से किसी धर्म को डीपली जानने की कोशिश करोगे, उसके ज्ञान को डीपली पेनिट्रेट करते हुए अगर आप खुद से अर्जित करने की कोशिश करोगे उस धर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों को, तो प्रोफेसर एम.वी. नतकर्णी हमें ये बताते हैं रिलीजन अपने आप में एथिकल होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथ हों, ठीक है, चाहे वो फिर रिलीजियस वैल्यूज़ हों, रिलीजन से हमेशा हर एक इंडिविजुअल की एक अपेक्षा रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है, या फिर रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड हमेशा एक चीज़ निकल कर आती है कि जो रिलीजन जैसी जो चीज़ है वो हमेशा एथिक्स की बात तो उसके अंदर करी ही जाएगी। तो प्रोफेसर एम.वी. नतकर्णी एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू हैव एथिक्स विदाउट रिलीजन, बट रिलीजन विदाउट एथिक्स
इज नॉट वर्थ इट्स नेम, यानी कि जहाँ पर हम धर्म की बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुदाइज़्म हो, कुछ भी, कोई सा भी धर्म हो, ठीक है, ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म हो, अगर हमने कभी भी एक धर्म का नाम लिया है कि ये जो धर्म है, लेकिन हम उसको ये मान रहे हैं कि ये जो धर्म है, इसके जो सिद्धांत हैं वो एथिक्स को मानते ही नहीं होंगे, तो प्रोफेसर एम बी नदकर्णी कहते हैं कि फिर वो धर्म धर्म नहीं है। तो वन कैन बी वेरी एथिकल विदाउट बीइंग रिलीजियस, बट कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बीइंग एथिकल, कि अगर आप रिलीजियस हो ना तो आपके अंदर एथिक्स जो हैं या एथिकल वैल्यूज जो हैं वो दिखनी चाहिए। तो बेसिकली हम इस बात को ऐसे करके, ऐसे कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि इन कॉम्बिनेशन की होने के बावजूद कि क्या एथिक्स के साथ धर्म का एंगल जुड़ा होता है, क्या धर्म के साथ एथिक्स का एंगल जुड़ा होता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर एम बी नदकर्णी ये चीज़ कह रहे हैं, तो आपको इसे मानना नहीं है कंप्लीट तरीके से, ये चीज़ हमेशा फिट नहीं बैठती है, क्योंकि धर्म की आड़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे कर्मकांड करते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, कभी कभार दूसरों का जीवन भी चला जाता है, ठीक है। अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो धर्म है वो उस चीज को अलाउ करता है कि आपने किसी की जान ले ली, आपने किसी की बलि दे दी, या जिहाद के नाम पर आपने बिना जिहाद को समझे हुए आपने एक होली वॉर वेज कर दिया इंसानियत के खिलाफ, जिससे बड़े सारे लोग मारे मारे गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म के सिद्धांत जो हैं सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से फैले होते हैं, वो जैसे जैसे वक्त ज़माना बदलता है, प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक और आज की जो दुनिया है, धर्म के अलग अलग पाथ रहे हैं। लोग जिस तरीके से धर्म के प्रचारक बनकर धर्मों के सिद्धांतों को प्रमोट करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो चीज़ बदलती हैं। सोसाइटी में लोगों की फिर ऐसे लोगों को देखकर धारणाएं बदलती हैं। कुछ लोग फिर ऐसे लाइक माइंडेड लोग बन जाते हैं कि हाँ, अगर वो कट्टरवादी हैं तो हम भी कट्टरवादी बनेंगे, हम अपने धर्म के रक्षक हैं और अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए हम दूसरे लोगों की जान तक लेने को तैयार हैं। लेकिन यहां पर क्या पर्सन एथिकल है क्या? अगर आप धर्म की आड़ में एनिमल का सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक जानवर को कष्ट दे रहे हो, उसको मार रहे हो, और आप मनी मनी खुश हो रहे हो कि हम अपने धर्म के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपने बिना अपने धर्म की किताब को पढ़े हुए आधा अधूरा ज्ञान किसी से लेते हुए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। मंदिर में आपको चाहिए वीआईपी एंट्री, आप लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप धक्का मुक्की कर रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो, वीआईपी लाइन के अंदर लगकर आप दूसरे लोगों को ये दिखा रहे हो कि तुम तो बेवकूफ़ हो, मेरा तो समाज के अंदर वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि मैं तो एक कॉल करता हूँ कलेक्टर या एसपी को और मेरे को सबसे ज़्यादा, सबसे आगे एंट्री मिल जाती है, और सबसे सबसे ज़्यादा देर तक मुझे और मेरे परिवार को दर्शन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मंदिर के अंदर, किसी भी एक मूर्ति को लेकर या फिर किसी भी रिलीजियस श्राइन को लेकर। तो क्या है यहाँ पर पर्सन, क्या एथिकल है? ये प्रोफेसर एम वी नदकर्णी की बातें हैं कि वो ये कह रहे हैं कि रिलीजन विदाउट एथिक्स इज नॉट वर्थ इट्स नेम, कि जहां पर धर्म की बात आ गई, धर्म के कोर सिद्धांत एथिक्स को प्रमोट करते हैं। तो वन कैन बी वेरी एथिकल विदाउट बीइंग रिलीजियस, बट वन कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बीइंग एथिकल। अब इस लाइन को मतलब इस लाइन को अगर मैं आपको बोलूं तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि वन कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बीइंग एथिकल। अब ये चीज थोड़ी सी यहां पर पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ बोली जा रही है, तो अगर पॉजिटिव कोनोटेशन में ये चीज हमें समझाई जा रही है तब मैं इस चीज के ऊपर एग्री कर सकता हूं कि यस, अगर कोई पर्सन सच में एक धर्म का पालन कर रहा है, उसको धर्मों के सिद्धांत के ऊपर चलना आता है, तो फिर पर्सन के मन में ऐसी चीजें कि मंदिर के अंदर जाके लड़ाइयाँ करना, धक्का मुक्की करना, वीआईपी एंट्री अपनी करवाना, या किसी को आप एक धार्मिक जगह पर गए हो, आप अपना वहां पर आपा खो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी किसी के साथ वहां पर बहस हो गई है, या आप लड़ाई झगड़ा वहां पर करने लगे, तो यानी कि आप जो है धर्म को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हो, आपने उसको अच्छी तरीके से, अपने धर्म के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से दिलो दिमाग के अंदर इंग्रेन नहीं करा है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर एम वी नदकर्णी की बातों को अप्लाई करा जाए, प्रोफेसर एम वी नदकर्णी जी की बातों को अप्लाई करा जाए,
तब ये वाली बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि वन कैनॉट बी रिलीजियस विदाउट बीइंग एथिकल। अगर आप धर्म के सिद्धांतों को मानते हो तो एथिक्स आपके अंदर से ऑटोमेटिकली झलक झलक कर छलक छलक कर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हम बेसिकली ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि एथिक्स विदाउट बीइंग रिलीजियस कैन बी यूजफुल। कि अगर आप रिलीजियस नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप एथिकल नहीं हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरी बात जानते हैं कि एथिक्स के दायरे के अंदर और क्या चीजें नहीं आती है। एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ। अगर आप ये सोचते हो कि हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून को मानते हैं तो हम एथिकल हैं, ये चीज गलत है। हो सकता है कि आपके देश में जिस भी प्रक्रिया से कानून बनते हो वो एक अच्छा सिस्टम हो, एक अच्छा सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, एक अच्छा सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर के थ्रू आपके देश में प्रॉपर तरीके से कानून बनते हो। ठीक है, लेकिन हर बार हर तरीके के कानून में राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए, उसके अंदर इनग्रेंड होते हुए इस कानूनी व्यवस्था के अंदर, उस कानून के टेक्स्ट के अंदर, भाषा के अंदर आपको दिखेंगे ही। ज़रूरी नहीं है ऐसा, राइटर हमें ये बोल रहे हैं। लॉ जो है बहुत बार डेविएट कर सकता है फ्रॉम व्हाट इज बीइंग एथिकल। बहुत बार कोई भी कानून बनाते हुए या कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए एक चुनौती भरी स्थिति सरकार के सामने या अधिकारियों के सामने ये आ सकती है कि जब आप किसी लॉ को डिज़ाइन कर रहे हो या फिर उसकी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उसके टेक्स्ट को, उसकी बातों को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कुछ एक इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर, तो हो सकता है कि आप नई नई चीज़ों को एड्रेस करना भूल जाओ, जिसकी वजह से कुछ एथिकल कंसर्न्स आ जाएं और आप जो है उन एथिकल कंसर्न्स को इग्नोर करते हुए आप मन ही मन खुश हो रहे हो कि येस आई हैव एड्रेस्ड या आई हैव सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एथिकल कंसर्न्स, या फिर आप अपने आप को एक झूठी दिलासा इस बात की दे रहे हो कि मैं क्योंकि कानून को मान रहा हूं या मान रही हूं तो मैं एथिकल हूं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर ही देख लो आप, मैरिटल रेप इलीगल नहीं है। अब मैरिटल रेप बेसिकली क्या होता है, अगर एक शादीशुदा औरत है, उसका किसी एक रात को, किसी एक दिन में अपने हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं है, वो बेसिकली कंसेंट देने को तैयार नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा है। अब जो भी बात है, कोई भी उसके मन के अंदर थॉट चल रहा है, वो लेडी थकी हुई है, कुछ भी है ऐसा, लेकिन शी डजेंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व सेक्शुअली विथ हर हस्बैंड। गैर मर्द की यहां पर बात ही नहीं हो रही है। मैरिटल रेप हमेशा शादीशुदा कपल्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है, एंड ज़्यादातर इसकी विक्टिम्स जो है वो औरतें होती हैं 90% केसेस के अंदर, कि हस्बैंड को अपनी वाइफ से सेक्स चाहिए बट वाइफ इज नॉट रेडी किसी भी रीज़न की वजह से। अब मैरिटल रेप एक ऐसे बन सकता है, मैरिटल रेप के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक वाइफ जिसको ये लगेगा कि यार अगर मैं मना कर दूँ कि अपने हस्बैंड को कि मुझे आज की रात मत छुओ या फिर अपना अलग सो जाओ और मेरे पास मत आओ, तो अगर मैं ऐसा इग्नोर करने लगूंगी अपने हस्बैंड को, तो कहीं मेरा जो पति है वो बाहर जाकर कोई अफेयर ना करने लग जाए, या किसी गैर औरत को घर पे जाकर ना ले आए, या फिर किसी और के साथ जाकर शारीरिक संबंध ना बना दे। तो मन नहीं है फिर भी कंसेंट देना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, खुश होकर नहीं, मानसिक रूप से नहीं, एक अच्छे मन से नहीं, लेकिन इस डर की वजह से कि उसका कहीं और अफेयर ना चलने लग जाए। दूसरी चीज़ ये कि एक बॉडीली ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जो कोई मर्द है वो दारू पीकर पहले तो बहुत हंगामा करता अपने घर परिवार के अंदर, फिर अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हुए ज़बरदस्ती उसको बिस्तर पर लेकर जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे, और वाइफ मना कर रही हो लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो उससे शारीरिक संबंध बनाए। ये अलग अलग नेचर होते हैं मैरिटल रेप के। अब यहाँ पर भारत के अंदर इसको सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं
कि ये हस्बैंड वाइफ ही तो हैं, कौन सा किसी गैर मर्द ने उसको छुआ है। लेकिन यहाँ पर आप ये मानकर चलो कि मैरिज जो है, मतलब मैं जो आपको एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ सोशियोलॉजिस्ट का और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, जो कि मैरिटल रेप के ऊपर मानते हैं कि एक सख्त कानून होना चाहिए, जैसे बड़ी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, लाइक सिंगापुर वगैरह के अंदर इसके ऊपर कानून है, हमारे देश में नहीं है अभी तक। कुछ जो सोसाइटी में मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सीरियस है और इसके लिए वोकल हैं, दे वांट कि इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ, एक स्ट्रिक्ट कानून, एक सख्त कानून आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उनका ये तर्क है कि देखो मैरिज जो है, मैरिज किसी भी तरीके से एक अधिकार आपको नहीं दे देता है किसी एक मर्द को कि वो अपनी औरत के साथ जस्ट बिकॉज वो उसकी वाइफ है ज़बरदस्ती एक शारीरिक संबंध बनाए। क्योंकि मैरिज क्या है, शादी क्या है, शादी अपने आप में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तब तक ही चल सकता है जब दो लोग जो हैं आपस में इसको आराम से चला रहे हो अपनी शादीशुदा जीवन को। कोई भी पर्सन कभी भी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज डाइवोर्स। अब ये एक दिन की बात नहीं है। अब ऐसा एक औरत को कितनी बार लाइफ में शादीशुदा ज़िंदगी में सहना पड़ेगा, या तो इस डर से वो संबंध बनाए कि हस्बैंड का अफेयर कहीं और शुरू हो जाएगा और फिर वो कभी छूना ही पसंद नहीं करेगा मुझे, और अगर मैंने उसके बाद उसके अफेयर को पकड़ भी लिया तो वो मुझे ये तर्क देगा मेरा हस्बैंड कि तुम मुझे कौन सा छूने देती हो और मेरी भी शारीरिक कुछ नीड्स हैं, तो मैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अब मैं बाहर मुंह मारने जाने लगा। या फिर एक औरत शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि एक मर्द जो है वो बिल्कुल एक जालिम बनकर उसके ऊपर पहले अत्याचार करता है और ज़बरदस्ती संबंध उससे बनाने की कोशिश करता है, इवन उसको मार पीट कर, या फिर बिल्कुल उसकी ऐसी हालत कर देना कि वो अधमरी हो जाए, लाइक दारू पीकर शराब की बोतल फोड़ देना उसके सर पर, या बेल्टों से मारना, या फिर उसको टॉर्चर करना, ठीक है, कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर घर पे तुम्हारी सिर्फ मम्मी रहती है, तुम्हारे पापा तो अब नहीं है, या फिर अब तुम्हारी मम्मी नहीं है, या फिर तुम्हारी, मैं तुम्हें डाइवोर्स जब दूंगा तो तुम्हारी छवि खराब होगी समाज के अंदर, और मैं किसी और के साथ मुंह पर बोलना अपनी वाइफ को कि मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊंगा। तो मैरिटल रेप के बहुत अनगिनत प्रकार होते हैं। मैरिटल रेप बस ऐसा एक रेप है जो कि लोग इसको रेप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो शारीरिक संबंध है वो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से समाज के दायरे के अंदर एक इज्जतदार शादी कर रखी है। लेकिन यहाँ पर मेन बात आ जाती है कंसेंट की। अगर मैंने किसी लड़की को, किसी एक औरत को अपनी वाइफ का दर्जा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे खरीद लिया है, ठीक है, उसकी कोई बोली नहीं लगी है ना। और शादी करने का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे मन में जब जो आएगा मैं तब उसके शरीर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार, मेरे मन में जो तितलियां उड़ रही होंगी उसके अनुसार मैं उसके शरीर के साथ कुछ भी खिलवाड़ करूं। आपको अपनी औरत को, अपनी बीवी को बिल्कुल वैसे ही पूजना चाहिए जैसे आप नव दुर्गा के टाइम पर देवियों को पूजते हो, या फिर आप ऐसे टाइम पर अपनी बहन को इमेजिन अगर आप करो या अपनी मम्मी को इमेजिन करो। तो मैरिटल रेप भी अगर हो रहा है तो वो एक औरत किसी ना किसी की बेटी है, किसी ना किसी की बहन है, और आपके लिए तो वो सबसे इज्जतदार स्त्री होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी मैरिटल रेप जैसी घटनाएं होती हैं। अब इसका आस्पेक्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब भारत के अंदर दोस्तों समस्या है कि समस्या ये है सबसे बड़ी कि मैरिटल रेप भारत के अंदर जो है इट इज़ नॉट इलीगल। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट शुड बी इलीगल बट इट इज़ नॉट इलीगल। इसके ऊपर कोई आप कंप्लेंट करोगे तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती आपके हस्बैंड के ऊपर। लेकिन क्या ये चीज़ आप ये कहोगे कि देखो यार मैं तो लॉ को मान रहा हूँ, जब लॉ कह देगा, मतलब एक पर्सन ये तर्क दे सकता है, एथिक्स जो ये पॉइंट है ना कि एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, लेकिन एक पर्सन हो सकता है ये तर्क दे दे कि मैं तो क्योंकि लॉ को मान रहा हूँ इसलिए मैं एथिकल हूँ। तो जब तक लॉ नहीं आता मैरिटल रेप के ऊपर तब तक तो मैं अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाऊंगा, क्योंकि कानून में अगर ये चीज़ गलत होती तो इसके ऊपर कोई कानून बन जाता, कानून में अगर ये चीज़ गलत होती तो। लेकिन क्या ये चीज़ एथिकल है? आप ज़बरदस्ती किसी को बिना उसकी परमिशन के, भले ही चाहे उस लड़की के ऊपर या आपके ऊपर उस लेडी को अपना वाइफ कहलाने का, अपना स्पाउस कहलाने का एक अधिकार है,
और आपने बिल्कुल एक इज्जतदार तरीके से समाज के दायरे के अंदर उससे शादी कर रखी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कंसेंट। आप उसकी साइकोलॉजी से, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिरता के साथ आप उसके खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। शी विल स्टार्ट टू फील अनसेफ, या फिर साइकोलॉजिकली हो सकता है उसको हार्म हो, या फिर उसके मन के अंदर एक दहशत या डर हो जाए। और एक हस्बैंड को ही लेकर अगर एक औरत के मन में एक डर है तो फिर वो दुनिया में किसके साथ ही सेफ फील करेगी, गॉड नोस, है ना। तो हमेशा एथिक्स इज नॉट अबाउट फॉलोइंग लॉ। हमेशा क्या, कभी भी एथिक्स और लॉ का कुछ लेना देना ही नहीं है, जिस प्रकार से एथिक्स और रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट हमने ये जाना, एथिक्स इज नॉट अबाउट रिलीजन। नंबर 2 पॉइंट हमने ये जाना, एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ। क्योंकि बहुत बार लॉ के अंदर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आ सकते हैं समाज के अंदर जिसको लॉ एड्रेस ना कर पाए, या अभी तक उस समस्या के ऊपर, उस सामाजिक समस्या के ऊपर कोई कानून बना ही ना हो देश के अंदर। ठीक है, तो कानून को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एथिकल हो। उसके बाद एथिक्स इज नॉट अबाउट फॉलोइंग कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। कल्चर के अंदर ये जो नॉर्म्स होते हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, तो यहाँ पर हर्ड मेंटेलिटी या भेड़ वाली मेंटेलिटी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल को। ये अपने आप को झूठी दिलासा देते हुए कि अगर हम समाज के अंदर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स, हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो हम एथिकल हैं। बहुत बार समाज के जो नॉर्म्स हैं वो आपको अनएथिकल रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत बार उन सामाजिक नॉर्म्स को तोड़ना पड़ता है। अब जैसे तो समाज के अंदर एक नॉर्म ये भी चलता था हिंदुज़म के अंदर, प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, और हर लड़की को, मतलब हर लड़की के जीवन में ये कभी ना कभी तो आना ही था, अनटिल एंड अनलेस उसकी पहले डेथ हो जाए। क्यों? बहुत सारी लड़कियों के साथ प्रायर टू इंडिपेंडेंस आप जानते हो कि क्या होता था कि लड़कियों की शादी अपनी उम्र से, लड़कियों की उम्र के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल जो गुना जो एज के जो लोग होते हैं, बिल्कुल जो प्रॉपर अंकल या दादाजी एज के जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जिम्मेदार हुआ करते थे, उनसे शादी करवा देते थे लोग अपनी बेटियों की, ऐसे बड़े बड़े मर्दों के, जो उम्र में जो बड़े हैं ऐसे मर्दों के साथ। अब ऑब्वियस ही बात है, बायोलॉजिकली अगर आप देखो तो, कि अगर आप एक लड़की हो 15 साल के और आपका हस्बैंड आपसे डबल या ट्रिपल एज में है बड़ा, वो 30 साल, 35 साल, 45 साल का है, कभी कभार तो 50-50 साल तक के लोग 15-15, 14-14, 13-13 साल की लड़कियों से शादी कर लेते थे, तो लाजमी है कि बायोलॉजिकली अगर हम सिस्टमेटिक जीवन की टाइमलाइन को देखें तो वो बुढ़ा पहले मर जाएगा और लड़की बाद में मरेगी। लेकिन लड़की को नेचुरली मरने नहीं दिया जाता था हिंदुज़म के अंदर, उसको तो हस्बैंड के बर्निंग पायर पर, चिता पर बिठाया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। अब ये उस ज़माने का कल्चर, एक नॉर्म था। कई लोग ये सोचते थे कि सती प्रथा को फॉलो करना ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा धर्म के एंगल से एक बुरी मानी जाएगी। तो कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो एथिकल होते हैं, कुछ कल्चर्स एथिकल भी होते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स करप्ट हो जाते हैं एंड दे बिकम ब्लाइंड टू सर्टेन एथिकल कंसर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से भारत के अंदर पहले कास्ट सिस्टम चलता था, जिस प्रकार से भारत के अंदर पहले सती प्रथा का सिस्टम चलता था, और स्लेवरी का पूरा जो सिस्टम चलता था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जब वहाँ पर सिविल वॉर हुआ था उससे पहले, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी इन देशों के अंदर। अगर हम प्रोमिनेंटली पर्टिकुलरली इंडिया स्पेसिफिक बात करें कास्ट सिस्टम और सती प्रथा की, तो ये चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के तहत सही मानी जाती थी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ एथिकल नहीं है ना। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप धर्म की आड़ के अंदर, या फिर आप ये बोलो कि इससे हमारा जो भगवान है वो नाराज़ होगा, और आप एक जिंदा औरत को, एक जिंदा इंसान को उसके हस्बैंड की चिता पर बिठा दो। तो एथिक्स क्या है, ये चीज़ समझने से पहले हमारे लिए आज के लेक्चर में जानना ये चीज़ बेहद ज़रूरी था कि एथिक्स क्या नहीं है। और ये 3 पॉइंट आपके लिए 3 थंब रूल हैं जो कि आपको पूरी एथिक्स की प्रिपरेशन के दौरान रेडी रखनी ही है, कि एथिक्स जो है उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यस, कहीं ना कहीं
धर्म के अंदर एथिक्स का फ्लेवर और इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्योंकि धर्म अपने आप में एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात ही करते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जिसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है धर्म के रीति रिवाज परंपराओं के अंदर या धार्मिक ग्रंथों के अंदर या धर्म की बातों के अंदर, वो अथीस्ट है, तो तब भी एथिकल वो पर्सन हो सकता है। एथिक्स जो है वो कानून को मानना, कानून को फॉलो करना। आप ये कहो कि मैं तो अच्छा सिटीजन हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा या अच्छी लड़की हूँ और मैं तो कानून की बहुत इज्जत करता हूँ या करती हूँ, तो मैं एथिकल हूँ, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैरिटल रेप जैसी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ये जो ऐसी परिस्थिति है कि आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है, इसलिए मैं तो अपनी बीवी का शोषण करूंगा, शारीरिक शोषण करूंगा, तो वो चीज़ क्या एथिकल है? बिल्कुल एथिकल नहीं है। उसके बाद आप दो मिलाकर बिल्कुल, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, तो शीप मेंटेलिटी जो सोसाइटी के अंदर बनती है वो नॉर्म्स के फॉर्म में बनती है। और आपको भी पता है कि अगर आप नॉर्म्स को वॉयलेट करोगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, सोशल बॉयकॉट आपको करा जाएगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को मान रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो सारे नॉर्म्स एथिकल हो। बहुत बार सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेड हों, ठीक है, आपको बहिष्कार भी सहना पड़े उनकी वजह से, लेकिन फिर भी दोज नॉर्म्स आर करप्ट एंड दे कैन बिकम ब्लाइंड। उनके अंदर हो सकता है कि एथिक्स का कोई फ्लेवर ही ना हो दूर दूर तक, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, यूएस के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम चलता था, ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड मानी जाती थी, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे, क्योंकि ये समाज के अंदर जो बेसिकली रिटन या फिर अनरिटन रूल्स जो थे, जो कि हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी से एक्सपेक्ट करा जाता था दैट दे विल फॉलो इट। ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, स्लेवरी और ऐसे दुनिया के अंदर ना जाने कितने एग्जांपल्स होंगे, और इंडिया के अंदर भी सैकड़ों एग्जांपल्स हैं ऐसे, कि वो नॉर्म्स का पार्ट तो हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप ये तो कह सकते हो कि हम नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो समाज हमारा बहिष्कार कर देगा, हमें सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्म्स जो है वो एथिकल हों। जैसे सती प्रथा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कल्चरली एक्सेप्टेड एक नॉर्म तो था, लेकिन इट इज़ टोटली अनएथिकल बिकॉज इट प्रमोटेड इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है, इन एंशियंट इंडिया। और जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी शुरू शुरू में, उनको मार दिया गया था समाज के लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि समाज के नियमों को ये बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत ने इसी सती प्रथा को बैन भी करा था थ्रू द एफर्ट्स ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स, जिन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, लाइक राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे, आप इस लेक्चर में तो ये तो अच्छी तरीके से जान के हो कि व्हाट इज नॉट एथिक्स। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।